इस खबर के प्रायोजक हैं एक्वापेट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, बिल्ड मार्ट ब्रह्मपुरा मुजफ्फरपुर, आंचल क्रिएशन मोतीझील मुजफ्फरपुर, सृजन कॉमर्स क्लासेस, मुन्ना भाई शौचालय टंकी सफाई. Now quota-based educators are in Muzaffarpur. Join motion classes today. Visit Miscall Lane, Mithanpura, Muzaffarpur. माँ वैष्णो देवी पूजा भंडार, बैरिया, मुजफ्फरपुर. नमस्कार. इस वक्त आप देख रहे हैं बिहार दस्तक और इस वक्त हम सभी के साथ मौजूद हैं बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा जी. तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है इंटरव्यू में. चुनावी बिगुल फूका जा चुका है. अभी चूंकि गृह मंत्री के द्वारा जो वर्चुअल अभिभाषण हुआ है उसमें चुनावी बिगुल फूक दिया गया है. कैसी रणनीति अब बनेगी बिहार की चुनाव को लेकर, क्योंकि अभी कोरोना भी है. बड़ी विडंबना है कि इस वक्त सब कुछ जो है सीमित दायरे में होना पर किस तरीके की रणनीति होगी? देखिए, जो लग रहा है चुनाव आयोग के कामों का जो हम लोग देख रहे हैं सिलसिला, उससे लग रहा है कि चुनाव निश्चित समय पर ही हो जाएगा. अब कोरोना भी जो है उसका संक्रमण भी रुका नहीं है, उसकी भी कोई वैक्सीन नहीं आया है जिससे कि रुक जाए. लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल सबसे ज़्यादा है कि लोग बचे भी और चुनाव भी समय पर हो जाएगा. मुझे लगता है कि जो बूथों की संख्या में इजाफा होगा, बढ़ाया जाएगा. बूथ बढ़ेंगे और बूथ बढ़ने के साथ उसमें बूथ का जो समीकरण है वोटर का, वो भी ज़्यादा नहीं रहेगा. कोई बूथ 1000 के नीचे ही का रहेगा और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा. लोग वोट पूल करेंगे. नई मशीन, आज के समाचार में भी आया है कि कुछ नई तकनीकी का लेटेस्ट मशीन बिहार के चुनाव में उपयोग में लाया जाएगा. इसका अभी तो हमारे गृह मंत्री जी ने जो यहाँ पर जन संवाद के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं, नागरिकों से, समर्थकों से जो बातचीत, जो उन्होंने संवाद दिया, वह एक तरह से एक्सपेरिमेंट था कि इस एक्सपेरिमेंट में कितने लोग अपनी स्वेच्छा से जुड़ते हैं. और वह एक्सपेरिमेंट से लगा कि पूरे बिहार के अंदर में कई 1 लाख, 10-12 लाख लोग इसमें जुड़े. 12 लाख का रैली करने में सरकार, हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था. लेकिन आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लिंक के द्वारा जो हुआ, लिंक से जोड़ करके लोग स्वतः 12 लाख आदमी बिहार के अंदर में जो है सो ये सुना. इससे ये लगता है कि प्रचार प्रसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जब चुनाव आहूत होगा तो होना शुरू हो जाएगा. सब लोग उससे एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, तो उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा. और चुनाव के बूथ बढ़ाने से भी सोशल मेंटेन रहेगा. सरकार चाहती है कि कोरोना महामारी से बचा भी जाए, इस पर नियंत्रण भी हो, और जो काम सरकार द्वारा है, चुनाव है या जो डेवलपमेंट का काम है, वह काम शिथिल जो 2-3 महीने हुआ है, उसका प्रभाव भी सही ढंग से बिहार पर और देश पर पड़ा है. उससे आर्थिक क्षति भी हुई है. लेकिन सब कुछ के सामने, बीमारी के सामने, महामारी के सामने हर आदमी मजबूर हो जाता है. सरकार ने जिस तरकीब से लोगों का बचाने का कोशिश किया, जो लॉकडाउन समय के हिसाब से प्रधानमंत्री ने किए, जिस हिसाब से बिहार के मुख्यमंत्री ने इस पर अपना लॉकडाउन को अनुपालन करने के लिए पुलिस प्रशासन को जो व्यवस्था हुआ, और जिस समय लॉकडाउन हुआ उस समय बिहार और हिंदुस्तान के पास हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे, मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं थे, लाइफ सपोर्ट नहीं था, टेस्टिंग किट नहीं था. लेकिन हम इस बीच में काफ़ी इम्प्रूव करके ये सब को किए हैं.
बिहार के अंदर भी काफ़ी अब टेस्ट हो रहा है। बिहार में भी क्वारंटाइन लोग जो हुए उनको भी किस तरह से व्यवस्थित कर करके खाना दे करके उसमें भी हुआ। और आज बिहार के अंदर में जो ठीक होने का रेशियो हुआ है वह बहुत ही संतोषप्रद है। हम चाहते हैं कि अगर ईश्वर की कृपा हुई तो सब चीज़ ठीक रहेगा और चुनाव निश्चित तौर से होगा। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार का विकास का रास्ता प्रशस्त होते दिखेगा। अच्छा, अभी काफी प्रवासी मजदूर जो कि बिहार आए हैं, तो उनके लिए किस प्रकार के साथ सरकार पहल करेगी, क्योंकि उन्हें भी देखिए, विस्तृत जो करना है। मजदूर आए हैं जी, वह मजदूर दिल्ली से आए हैं, वह मजदूर महाराष्ट्र से आए हैं, वह मजदूर हरियाणा और पंजाब से आए हैं। तो हरियाणा पंजाब के मजदूर हैं वो कृषि से जुड़े हुए ज़्यादातर लोग हैं। तो हमारा कृषि में जो आज मजदूरों की कमी कृषि को सता रहा था, तो आज वो मजदूरी भी करेंगे और कृषि में उत्थान होगा, जिससे हम अन्न के खाद्यान्न के मामले में समृद्ध होंगे। जो महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र में आज शुगर मिले हैं, वहाँ से आए हैं। बिहार सरकार, केंद्र सरकार से हमने भी आग्रह किया है कि यहाँ की शुगर मिलों को पुनः जीवित किया जाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दिया जाए। गन्ने का यह उत्पादक क्षेत्र है, इसको गन्ने का उत्पादन को बढ़ाया जाए। किसान गन्ना उपजाएगा, मजदूर फैक्ट्री में काम करके खुशहाल हो गए। चीनी जो हम इंपोर्ट करते हैं, किसी समय हम एक्सपोर्ट करते थे, हम चीनी यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे। साथ ही हमारे यहाँ फ्रूट्स है, फल का प्रिजर्वेशन होगा, फल का बाई प्रोडक्ट तैयार होगा। हमारे यहाँ बहुत सारे सब्जियाँ जो किसान को लाभ नहीं मिलता है, लीची, केला, तो हम उस सब्जी का अचार बनाएंगे। इसका प्रिजर्वेशन के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने की बात हो रही है। तो ये सारे चीज़ को देखिए तो बिहार समृद्ध बिहार बन सकता है। लेकिन जो हमारे बिहारी मजदूर 95 के पहले जो पलायन होकर के दूसरे जगह गए, दूसरे जगह उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया, दूसरे राज्यों को चमकाए। आज उनकी सोच है कि हम बिहार को चमकाएंगे। बिहार में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, हम यहाँ काम करें, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े। यहाँ पर वो स्किल्ड होके आए हैं। बिहार में काम करने से बिहार समृद्ध होगा। बिहार के मजदूर, बिहार के एंटरप्रेन्योर्स, बिहार के किसान, बिहार के नौजवान सबके सब मजबूत होंगे तो बिहार समृद्ध होगा। और ये देश के लिए बहुत बड़ी जो चुनौती है, उस चुनौती में बिहार अग्रणी भूमिका निभाएगा। अब मुजफ्फरपुर की बात करते हैं। मुजफ्फरपुर आपका क्षेत्र है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को लेकर लोगों में काफी मतलब उत्सुकता है कि कब स्मार्ट सिटी लोगों को देखने को मिलेगा। इस पर किस प्रकार की अभी बिल्कुल सही बात है। चल रही है। सर्वप्रथम तो प्रधानमंत्री और बिहार सरकार को कहिए कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में चयनित हुआ। मुजफ्फरपुर में 1580 करोड़ रुपया जो है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आवंटित है। ये बात सही है कि स्मार्ट सिटी के काम विलंब हो गए हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का जितना प्रोजेक्ट था उस पर 13 से 19 प्रोजेक्ट टेंडर में चले गए। टेंडर अवार्ड हो रहा है। हमें उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक जो स्मार्ट रोड, स्मार्ट बस स्टैंड, स्मार्ट सिकंदरपुर झील, स्मार्ट स्टेडियम, ये सब का शिलान्यास होना शुरू हो जाएगा। तो स्मार्ट सिटी लोगों को दिखेगा। और स्मार्ट सिटी तो एवीडी एरिया एक डिसाइडेड है, उस एरिया में स्मार्ट सिटी का प्रोविजन जिस पे हमने बात की। लेकिन हमें पूरे शहर को स्मार्ट बनाना है। पूरे शहर के स्मार्ट बनाने के लिए आरसीडी पथ निर्माण विभाग द्वारा यहाँ 10-12 रोड का शिलान्यास मैं कर चुका हूँ, जिसमें एक एक रोड 29 करोड़ रुपए का है। उसका काम प्रारंभ होने जा रहा है। आउटफॉल नाला जिससे पानी निकलने का आज तक कोई स्कीम नहीं हुआ था, वह 183 करोड़ रुपया का काम
शुरू हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया से शुरू है काम। STP 3 लगाने हैं। फरदो नहर की सफाई हो गई, जिसमें वो भरा हुआ था गाद से, उसमें पानी का फ्लो अब हुआ है। वर्षा अभी पूरे नाला का ब्लूप्रिंट, पूरे मुजफ्फरपुर का मास्टर नाला और पूरे नाले का ब्लूप्रिंट नहीं बना है। नाले की सफाई हो रही है। तो आप देखें पहले लोग जो कह रहे थे, गरीब स्थान में कुछ लोग जो बैठे हुए हैं, वो नहीं ये सोच रहे हैं कि उनके रिजिम में गरीब बाबा पर नाले का पानी चढ़ गया था। आज सड़क पर पानी है तो उस नाले को भी लोग इंक्रोचमेंट किए हुए हैं। वहीं के लोग इंक्रोचमेंट किए हुए हैं जिनको कॉरपोरेशन ने हटाया था। अगर वो हट जाए तो गरीब स्थान के रोडों पर भी पानी नहीं रहेगा। उन्हें इस बात के लिए करना चाहिए कि वो लोग जो इंक्रोचमेंट किए हैं वो कैसे हटाएंगे। तो वो सरकार के ऊपर में औरंगाबाजी करते हैं। ये दुखद है। जहां हैम्बर कीजिए, जो काम खराब हो रहा है, जनता को समझाने की जरूरत है। सरकार ने तो उस नाले पर 2-2.5 करोड़ रुपया दिया है, टेंडर भी हो गया है, टेंडर भी मिल गया है। सफाई करने लोग जाता है तो वहां पर मारपीट की संभावना बनती है। तो वो ऐसे लोग जो इस तरह का कर रहे हैं, उनको तो वो कोशिश करना चाहिए कि सरकारी नाला है, उसको इंक्रोचमेंट किए हुए हैं, उसको हम सुचारू करें कि पानी निकल जाए। तो इस तरह से मुजफ्फरपुर में विकास में विपक्ष की भूमिका, जो विकास के हिसाब से होना चाहिए, वो लोग उसके हिसाब से करने में नहीं। वो चाहते हैं कि औरंगाबादी लगाते रहें। लेकिन हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि हम लोग मिलजुल करके मुजफ्फरपुर का विकास करें, समझे ना, और उस विकास में सभी की सहभागिता हो। हम सब लोग मिलकर के इंक्रोचमेंट को दूर करें ताकि जल जमाव की समस्या शहर में ना हो और सुंदर शहर बनाने में हम एक हों। समझे, राजनीति अपने अपने दृष्टिकोण से जो करता है उसको करना चाहिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन विकास के काम में रोड़ाबाजी कराना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अभी लॉकडाउन खुल गया है, आपने भी लॉकडाउन की परिस्थिति में लोगों की काफी मदद की है, मगर अब चूंकि लोग लगातार लॉकडाउन से निकलने के बाद भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, एक एक जगह पे हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं, और कोरोना मरीजों की संख्या भी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। एक मरीज की मौत भी हुई है। मैं अपने सभी भाई बहनों, नौजवान दोस्तों से आग्रह करूंगा कि सरकार आपको लाइन ऑफ एक्शन दे सकती है, जीने का सुझाव दे सकती है। जीना तो हमको और उनको है। अगर हम उसका पालन नहीं करेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे, हम संक्रमित लोगों से बच करके नहीं चलेंगे, उनके प्रॉपर ढंग से इलाज की व्यवस्था में हम सहयोगी नहीं बनेंगे, तो हम भी बीमार होंगे। और जब हम बीमार होंगे तो दूसरे को क्या बचा सकते हैं। इसलिए काम करना है, और काम करने में जो गाइडलाइन है सरकार का, उसको गाइडलाइन को ये नहीं सोचना है कि ये सरकार का गाइडलाइन है, ये सोचना है कि हमें अपने जीवन बचाने का गाइडलाइन है। हम अपने जीवन को इसी तरह से रखेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए जो भाई बहन इस बाजार में इतनी भीड़ लगा करके चल रहे हैं, अनावश्यक बाजार में गाड़ी पार्किंग कर करके रोड को जाम कर रहे हैं, जिससे भीड़ बढ़ रही है, वो थोड़ा सचेत हो जाए। समझे ना, सुबह में देखिए तो लगता है कि ये इससे चौड़ा रोड कुछ हो नहीं सकता है। बिल्कुल। लेकिन 10-11 बजे देखिए तो होता है कि रोड ही पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा, और ये जनता नहीं सोचेगी तो पुलिस के सहारे जनता को कब तक हम लोग उनको डांट डपट करके करते रहेंगे। ये स्वविवेक का मामला है। पुलिस प्रशासन ही सब चीज काम करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम नागरिक भारत को मजबूत बनाने का संकल्पित हैं,
तो हमें पुलिस के सहारे नहीं, हमें अपनी नैतिकता को ध्यान में रखते हुए हमको इसको मेंटेन करना है। ये करने से हम सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे तो बिहार सुरक्षित रहेगा, बिहार सुरक्षित रहेगा तो हम सबल होंगे और बिहार को सबल बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कई मुद्दों पर आज बिहार दस्तक से बातचीत की। बने रहें आप सभी दर्शक बिहार दस्तक पर, और बहुत बहुत धन्यवाद।